आज हम आयुर्वेद की दुनिया में एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। ये सिर्फ जड़ी बूटियों या इलाज का कोई तरीका नहीं है, बल्कि हमारे स्रोत बताते हैं कि ये जीवन के लिए एक 5000 साल पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ, ये इसे समझने का बहुत अच्छा तरीका है ना? जो भारत की वैदिक संस्कृति में शुरू हुआ। क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ तथ्यों को दोहराना नहीं है। मतलब हम ये समझना चाहते हैं कि आयुर्वेद को जीवन का विज्ञान क्यों कहा जाता है। बिल्कुल। तो हम इसकी फिलॉसफी से लेकर आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इसके छोटे छोटे बदलावों तक हर पहलू की परतें खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहली और हैरान करने वाली बात जो स्रोतों में मुझे लगी वो ये है कि ये ज्ञान हजारों साल तक बिना किसी किताब के, हाँ, सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा में बोलकर आगे बढ़ता रहा। बिल्कुल, ये सोचना ही कमाल है। और ये इसकी फिलॉसफी का ही एक हिस्सा लगता है। मतलब ये एक जीवित ज्ञान है, कोई रुकी हुई किताब नहीं। एकदम से। और इसकी शुरुआत ही आयुर्वेद शब्द के मतलब से होती है। आयुर यानी जीवन और वेद यानी ज्ञान या विज्ञान। जीवन का विज्ञान। हाँ, ये कोई वैकल्पिक चिकित्सा नहीं है, बल्कि जीवन को समझने का एक पूरा नजरिया है। और ये नजरिया मतलब आधुनिक चिकित्सा से काफी अलग लगता है। बहुत अलग। जहां आज की दवाएं किसी एक लक्षण या बीमारी पर फोकस करती हैं, वहीं स्रोत बताते हैं कि आयुर्वेद पूरे सिस्टम को देखता है। हाँ, शरीर, मन और आत्मा सबके संतुलन को। और यही इसका मूल मंत्र है। आयुर्वेद कहता है कि जो ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में भी है। पंचमहाभूत। हाँ, बिल्कुल। पूरा ब्रह्मांड और हमारा शरीर 5 मूल तत्वों से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और जब तक ये संतुलन में है, हम स्वस्थ हैं। बिल्कुल। और जैसे ही इनका संतुलन बिगड़ता है, बीमारी शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आयुर्वेद बीमारी से लड़ने के बजाय उस संतुलन को वापस लाने पर ध्यान देता है। एकदम सही। ये सोचने के तरीके में ही एक बहुत बड़ा बदलाव है तो। और इस संतुलन को समझने और मापने की जो भाषा है वो है दोष। वात, पित्त और कफ। हाँ, ये 3 जैविक ऊर्जाएं हैं जो इन 5 तत्वों के मेल से बनती हैं और हमारे शरीर की हर प्रक्रिया को, मतलब हर चीज को कंट्रोल करती हैं। यहाँ से बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। चलिए इन 3 ऊर्जाओं को थोड़ा और करीब से समझते हैं। वात क्या है? इसे सिर्फ गैस समझना तो बहुत बड़ी भूल होगी। बहुत बड़ी भूल होगी। हाँ, वात को आप हवा की तरह सोच सकते हैं, हमेशा गतिशील, हल्का, ठंडा। अच्छा। ये वायु और आकाश तत्वों से बनता है। जब ये संतुलन में होता है तो हमें ऊर्जा, रचनात्मकता, उत्साह देता है। लेकिन सोचिए, जब हवा बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तूफान आ जाए। हाँ, तूफान आ जाए तो क्या होता है? सब कुछ सूख जाता है, बिखर जाता है और एक बेचैनी होती है। बिल्कुल, वही शरीर में होता है। वात के असंतुलित होने पर चिंता, डर, नींद ना आना, त्वचा का रूखापन, हाँ, और जोड़ों में दर्द जैसी समस्याएं होती हैं। और सच कहूं तो हमारी जो हमेशा ऑन रहने वाली मल्टीटास्किंग वाली जिंदगी है, वो असल में एक वात बढ़ाने वाली मशीन की तरह है। ये तो बहुत सही पॉइंट है। और पित्त, इसका नाम सुनते ही आग या गर्मी का ख्याल आता है। और वो सही भी है। पित्त को आप सूरज की तरह समझ सकते हैं। ये अग्नि और जल तत्वों से बना है। ये ऊर्जा है, रूपांतरण है, हमारा पाचन है। अच्छा। जब पित्त संतुलन में होता है तो ये हमें तेज बुद्धि, अच्छा पाचन, आत्मविश्वास और लक्ष्य को पाने की हिम्मत देता है। एक फोकस्ड लॉ की तरह। बिल्कुल। लेकिन स्रोत ये भी कहते हैं कि पित्त गुस्से और जलन से भी जुड़ा है। ये एक विरोधाभास जैसा लगता है। मतलब जो ऊर्जा हमें बुद्धिमान बनाती है वही हमें गुस्सैल भी बना सकती है। बेहतरीन सवाल है। इसे ऐसे समझिए, एक नियंत्रित आग खाना पका सकती है, रोशनी दे सकती है। लेकिन अगर वही आग बेकाबू हो जाए तो जंगल को जला सकती है। बिल्कुल, यही पित्त का असंतुलन है। जब ये बढ़ जाता है तो शरीर में जलन, एसिडिटी, त्वचा पर रैशेस और मन में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये सब पैदा करता है। समझ गई। और आखिर में कफ, ये भारी और स्थिर लगता है। हाँ, कफ को आप एक शांत तालाब या चांदनी की तरह सोच सकते हैं। ये पृथ्वी और जल तत्वों से बना है। ये स्थिरता, पोषण और धैर्य का प्रतीक है। अच्छा। जब कफ संतुलन में होता है तो ये हमें ताकत, सहनशक्ति, शांत स्वभाव और प्रेम देता है। ये शरीर को जोड़े रखने वाला गोंद है बेसिकली। लेकिन जब ये बढ़ जाता है तो क्या होता है? जैसे तालाब में पानी अगर रुक जाए तो उसमें काई जम जाती है।
एक भारीपन आ जाता है। हाँ, वैसे ही कफ के असंतुलित होने पर शरीर में सुस्ती, भारीपन, ज्यादा नींद आना, वजन बढ़ना और मन में एक तरह का चीजों को पकड़कर रखने की आदत पैदा हो जाती है। वो जो सुबह बिस्तर से निकलने का मन नहीं करता। हाँ, वो अक्सर बढ़ावा काफी होता है। स्रोत एक और जरूरी बात कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ एक दोष वाले में ही होते, बल्कि 2 दोषों का मिश्रण होते हैं। बिल्कुल, और हर व्यक्ति में इन दोषों के इस अनोखे मिश्रण को ही प्रकृति कहा जाता है। प्रकृति। हाँ, ये हमारे जन्म के समय तय होती है, जैसे हमारा जेनेटिक कोड या फिंगरप्रिंट, और ये जीवन भर नहीं बदलती। अच्छा, तो ये समझना कि आपकी फैक्ट्री सेटिंग क्या है, आयुर्वेद में सेहत की ओर पहला कदम है। फैक्ट्री सेटिंग, मुझे ये शब्द बहुत पसंद आया। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर हमारी प्रकृति तय है तो फिर असंतुलन का क्या मतलब है? बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है, विकृति। विकृति? हाँ, अगर प्रकृति आपकी फैक्ट्री सेटिंग है तो विकृति आपका करंट स्टेटस है। मतलब आज हमारे दोषों का क्या हाल है? बिल्कुल, जिंदगी के उतार चढ़ाव, हमारा खानपान, मौसम, तनाव, ये सब हमारी प्रकृति को बिगाड़कर विकृति पैदा करते हैं। ओह, आयुर्वेद का असली जादू आपकी प्रकृति और विकृति के बीच के संतर को समझकर उसे ठीक करने में है। वाह! तो ये किसी और जैसा बनने की कोशिश नहीं है, नहीं, बल्कि अपनी असली प्रकृति में वापस लौटने का एक तरीका है। ये तो बहुत सशक्त करने वाला विचार है ना? और अपनी प्रकृति में लौटने के लिए हमें उन 5 मूल तत्वों को समझना होगा जिनसे हम बने हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हाँ, पृथ्वी तत्व हमें संरचना और स्थिरता देता है, हमारी हड्डियां, मांसपेशियां। जल तत्व हमारे शरीर में पोषण और तरलता बनाए रखता है, जैसे हमारा खून। हाँ। अग्नि तत्व हमारे मेटाबॉलिज्म और शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। वायु तत्व शरीर की हर गति को नियंत्रित करता है, हमारी सांस, खून का दौरा। और आकाश तत्व इन सभी को जगह देता है। बिल्कुल। तो अगर हमारा शरीर इन्हीं 5 तत्वों से बना है, तो इन्हें संतुलित रखने का सबसे सीधा तरीका तो हमारा भोजन ही हुआ। आयुर्वेद में भोजन को लेकर क्या सोच है? आयुर्वेद में भोजन को दवा माना गया है और इसका आधार है 6 स्वाद, जिन्हें षड रस कहा जाता है। मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, कड़वा और कसेला। हाँ, एक संतुलित थाली में ये सभी 6 स्वाद होने चाहिए। और ये सिर्फ स्वाद के लिए नहीं है, इसका दोषों से भी कोई संबंध है। सीधा संबंध है। हर स्वाद इन 5 तत्वों से बना है और इसलिए हर स्वाद का दोषों पर सीधा असर होता है। अच्छा, कोई उदाहरण? हाँ, जैसे मीठा स्वाद, वो पृथ्वी और जल तत्व से बनता है। ये दोनों भारी और स्थिर तत्व हैं। और वात, जो हवा और आकाश से बना है, वो हल्का और गतिशील है। तो मीठा स्वाद वात को शांत करने के लिए एकदम सही एंटीडोट है। और कड़वा स्वाद, जैसे करेला? कड़वा स्वाद वायु और आकाश तत्व से बना है। ये हल्का, ठंडा और सुखाने वाला होता है। तो ये कफ को कम करेगा? बिल्कुल, ये भारी और नम कफ दोष को कम करने के लिए बहुत अच्छा है। ये समझने के बाद आप सिर्फ कैलोरी नहीं गिनते, आप अपने भोजन के तात्विक प्रभाव को समझने लगते हैं। ये तो खान-पान को देखने का एक बेकुन नया तरीका है। स्रोत में ऋतुचर्या यानी मौसम के हिसाब से खाने पर भी बहुत जोर दिया गया है। हाँ, ये तो वही बात हुई जो हमारे दादा दादी हमेशा कहते थे। बिल्कुल, आयुर्वेद बस इसके पीछे का विज्ञान समझाता है। जैसे गर्मियां पित्त का मौसम होती हैं, तो प्रकृति हमें तरबूज, खीरा जैसी ठंडी तासीर वाली चीजें देती है। और सर्दियों में? सर्दियों में कफ और वात बढ़ते हैं, तो हमें गर्म, पौष्टिक चीजें जैसे जड़ वाली सब्जियां और घी खाने की सलाह दी जाती है। मतलब प्रकृति की लय के साथ खुद को सिंक करना। एकदम। और इस पूरे सिस्टम के केंद्र में है अग्नि, हमारी पाचन शक्ति। अगर आपकी अग्नि मजबूत है तो आप अमृत भी पचा सकते हैं, और अगर कमजोर है तो अमृत भी जहर बन सकता है। भोजन के अलावा कुछ सुपरस्टार जड़ी बूटियों का भी जिक्र है, जैसे अश्वगंधा और हल्दी। ये आजकल बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। हाँ, और उनकी लोकप्रियता का कारण भी है। जो काम आज विज्ञान एडाप्टोजन कहकर करता है, हाँ, वही काम आयुर्वेद हजारों सालों से अश्वगंधा जैसी रसायन जड़ी बूटियों से कर रहा है। वाह! ये सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन नहीं है। अश्वगंधा की गर्म और भारी प्रकृति वात की ठंडी और हल्की प्रकृति को सीधे तौर पर संतुलित करती है। और हल्दी, वो तो हर भारतीय घर में इस्तेमाल होती है। हल्दी एक शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी है। आयुर्वेद के नजरिए से देखें तो ये पित्त और कफ को शांत करती है। इसी तरह त्रिफला पाचन तंत्र के लिए एक बेहतरीन टॉनिक है और ब्राह्मी को दिमाग के लिए भोजन माना गया है। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये शक्तिशाली चीजें हैं। बहुत।
किसी भी जड़ी बूटी को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से पहले किसी अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह लेना हमेशा सबसे अच्छा होता है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। भोजन और जड़ी बूटियों से आगे बढ़कर स्रोत दिनचर्या पर बहुत जोर देते हैं। ये सिर्फ एक रूटीन नहीं लगता। नहीं, ये जीने का एक तरीका है। पर आज की जिंदगी में ये कितना प्रैक्टिकल है? सूर्योदय से पहले उठना, तेल की मालिश, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये संभव है? ये सवाल बहुत जरूरी है और इसका जवाब है कि आयुर्वेद ऑल और नथिंग का दर्शन नहीं है। अच्छा। ये पूर्णता से ज्यादा निरंतरता पर जोर देता है। दिनचर्या का मकसद हमारे शरीर की आंतरिक घड़ी को प्रकृति की घड़ी के साथ मिलाना है। जैसे सूर्योदय से पहले उठने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। उस वक्त वातावरण में वात की ऊर्जा प्रबल होती है जो मन को सबसे ज्यादा शांत और रचनात्मक बनाती है। और अभ्यंग यानी तेल मालिश का क्या तर्क है? हमारी आज की तनाव भरी जिंदगी वात को बहुत बढ़ाती है, जिससे शरीर में रूखापन आता है। अभ्यंग यानी गर्म तेल से मालिश उस रूखेपन को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। ये नसों को शांत करता है, त्वचा को पोषण देता है। एक छोटा सा उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, मेरे एक क्लाइंट थे, एक कलाकार, ठेठ वात प्रकृति के, हमेशा नए विचारों से भरे हुए, लेकिन रात को सोने नहीं पाते थे। अच्छा। हमने उनकी दिनचर्या में बस एक छोटी सी चीज बदली। रात को सोने से पहले गर्म तिल के तेल से पैरों की मालिश। बस इतना? हाँ, और 1 हफ्ते के अंदर उनकी नींद की क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क आ गया। ये आयुर्वेद की ताकत है, छोटे सचेत बदलाव। मतलब पूरी दिनचर्या का पालन न भी कर पाएं तो 1 या 2 चीजों से शुरुआत करना भी फायदेमंद है। बिल्कुल। जैसे दोपहर में सबसे बड़ा भोजन करना, क्योंकि तब हमारी पाचन अग्नि सबसे तेज होती है। ये एक छोटा सा बदलाव भी बड़ा असर डाल सकता है। एकदम। धीरे धीरे शुरू करना और उसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाना ही इसका लक्ष्य है। तो इस सब प्राचीन ज्ञान को आज की 21वीं सदी में हम कहाँ देखते हैं? क्या ये जीनोमिक्स और आधुनिक चिकित्सा की दुनिया से टकराता है या उसके साथ चल सकता है? और अब ये साथ चल रहा है। सच में? हाँ, आज हम एकीकृत चिकित्सा या इंटीग्रेटिव मेडिसिन का दौर देख रहे हैं। दुनिया भर के बड़े बड़े चिकित्सा संस्थान अब पुरानी बीमारियों के लिए आयुर्वेदिक सिद्धांतों को अपने उपचार में शामिल कर रहे हैं। और वैज्ञानिक प्रमाण भी तो अब सामने आ रहे हैं। स्रोत बताते हैं कि अकेले हल्दी पर 12,000 से ज्यादा शोध पत्र छप चुके हैं। हाँ, करक्यूमिन पर। और जो हमारी प्रकृति की अवधारणा है वो आज की पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के विचार से बिल्कुल मेल खाती है कि हर शरीर अलग है और उसका इलाज भी अलग होना चाहिए। आपकी प्रकृति ही आपकी व्यक्तिगत स्वास्थ्य गाइड बुक है। और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो इसका प्रभाव बहुत स्पष्ट है। योग, ध्यान, प्राणायाम। बिल्कुल। ये सब जो आज तनाव और चिंता को मैनेज करने के लिए पूरी दुनिया में अपनाए जा रहे हैं, वे सब आयुर्वेदिक दर्शन की ही जड़ें हैं। आंकड़े भी यही कहानी कहते हैं। हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि दुनिया की 80% आबादी किसी न किसी रूप में पारंपरिक चिकित्सा पर निर्भर है। और भारत में आयुर्वेदिक बाजार का 30,000 करोड़ तक पहुंचना ये दिखाता है कि लोग अब समस्या की जड़ तक जाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो इस पूरी गहरी चर्चा का सार क्या निकलता है? अगर किसी को 3 मुख्य बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी? मेरे हिसाब से पहली है खुद को जाने, अपनी प्रकृति को समझें। दूसरा है प्रकृति के साथ लय में आए, एक सरल दिनचर्या बनाएं। और तीसरा है जागरूकता के साथ खाएं, भोजन को दवा की तरह देखें। ये सिर्फ एक चिकित्सा प्रणाली नहीं, बल्कि खुद अपने शरीर और मन का एक जागरूक परिवेक्षक बनने का विज्ञान है। बिल्कुल। स्रोतों का अंत चरक संहिता के एक बहुत ही सुंदर श्लोक से होता है। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। जिसका अर्थ है आयुर्वेद का उद्देश्य स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के रोगों को दूर करना है। मतलब पहला जोर हमेशा स्वास्थ्य की रक्षा पर है। हाँ, इलाज पर नहीं। ये प्रिवेंशन का विज्ञान है। इस चर्चा के बाद हम एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं। ये स्रोत हमें बार बार हमारी प्राकृतिक लय के साथ जुड़ने की याद दिलाते हैं। दैनिक और मौसमी लय। हाँ, आज की दुनिया हमसे लगातार देर रात तक जागने, गलत समय पर खाने और हर वक्त स्टिम्युलेटेड रहने की मांग करती है। तो कल अपनी प्राकृतिक लय से दोबारा जुड़ने के लिए आप कौन सा एक छोटा सचेत बदलाव कर सकते हैं? और क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उस एक बदलाव से क्या हासिल हो सकता है?